सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य की, जिसमें हम आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों को फिर से पढ़ने वाले हैं। हमारा इसमें पहला टॉपिक है भूचुंबकत्व। अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है? आप सभी जानते हैं पृथ्वी भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। पृथ्वी भी अपने आप में एक मैग्नेट है जिसमें एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल होता है। तो आज हम सबसे पहले उसी को ही पढ़ेंगे, भूचुंबकत्व क्या होता है। किसी छड़ चुंबक का स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उसका एक निश्चित दिशा में आकर के रुक जाना, उस साम्यावस्था को प्राप्त कर लेना, यह प्रमाणित करके बताता है कि पृथ्वी में भी एक चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, पृथ्वी में भी चुंबकत्व का एक गुण उपस्थित है। तो यदि हम यहाँ एक छड़ चुंबक लें, उसे एक डोरी की मदद से स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, तो वह पृथ्वी के अंदर एक सामान्य स्थिति में आकर के रुकता है, एक निश्चित दिशा में आकर के वह रुकता है। और यह जो निश्चित दिशा आपको प्राप्त हो रही है वही आपको बता रही है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थित होने का गुण। तो यहाँ पर ज्योग्राफिकली साउथ और ज्योग्राफिकली नॉर्थ को रिप्रेजेंट किया है और यहाँ छड़ चुंबक के साउथ और छड़ चुंबक के नॉर्थ को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र क्यों उपस्थित होता है, पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होने के क्या क्या कारण हैं। तो हमने यहाँ लिखा है पृथ्वी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कुछ संभावित कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण क्या रहा? पृथ्वी पर आने वाली कॉस्मिक किरणें आवेशित होने के कारण पृथ्वी को भी आवेशित या आयनित बना सकती हैं और पृथ्वी के घूर्णन और चक्रण गति के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, सूर्य के चारों तरफ वह चक्कर लगाती है, चक्रण गति करती है। इसके कारण वहाँ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो सकता है। पृथ्वी पर कॉस्मिक किरणें आ रही हैं और वह जो कॉस्मिक किरणें हैं, हो सकता है पृथ्वी पर आते आते वह आवेशित हो जाती हैं और पृथ्वी को आवेशित और आयनित बना देती हैं। साथ ही जब कोई भी आवेश गति कर रहा होता है, यदि आवेश गतिशील अवस्था में है, तो आपने पढ़ा है उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पत्ति होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसीलिए पृथ्वी जब आवेशित हो गई या आयनित हो गई और पृथ्वी घूर्णन और चक्रण गति दोनों कर रही है, इसीलिए वहाँ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो सकता है। तो आपका एक कारण तो ये रहा कि हो सकता है कि इस कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहा हो पृथ्वी के अंतर्गत। बात करें और अगले कारणों की। पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होने का दूसरा कारण क्या है? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब वह वायुमंडल से होकर के आती हैं, तो वह वायुमंडल के अणुओं को आवेशित कर सकती हैं। हो सकता है कि वायुमंडल में उपस्थित कण आवेशित हो गए हों सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों के कारण, और क्योंकि पृथ्वी के साथ चक्रण गति और घूर्णन गति वह कर रहे हैं वह अणु, इसीलिए वह पृथ्वी का व्यवहार धाराएं प्राप्त होने के कारण चुंबक क्षेत्र के समान हो सकता है। छोटे छोटे अणु हैं, जब वह गति कर रहे होंगे क्योंकि वह आवेशित हैं, तो इसीलिए वह धाराएं प्राप्त कर लेते हैं, उनके बीच में धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उस घूर्णन गति के कारण ही हो सकता है पृथ्वी का व्यवहार धाराएं प्राप्त होने के कारण इन आवेशित कणों के कारण चुंबक के समान हो गया हो, पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र का गुण उत्पन्न हो गया हो। इसके बाद नंबर 3 स्थिति है, पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में खनिज लवण हैं जो कि द्रवों के रूप में उपस्थित होते हैं। पृथ्वी गति कर रही है, चक्रण गति भी कर रही है और घूर्णन गति भी कर रही है। इसीलिए पृथ्वी की गति के कारण इसमें जो उपस्थित खनिज हैं और खनिजों के अंदर उपस्थित जो आवेशित कण हैं वह भी गति करते हैं। इसीलिए पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। यह सभी बातें हम हो सकता है में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी के लिए भी प्रूफ नहीं है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र केवल इसी कारण से उपस्थित है, बाकी अन्य कोई कारण इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो कौन सा कारण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी कोई रिजल्ट अभी वैज्ञानिकों को नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ लास्ट में लिखा है कि उपरोक्त संपूर्ण विवरण कल्पना मात्र हैं, केवल हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हो सकता है ये कारण रहा हो या हो सकता है दूसरा कारण रहा हो जिसके कारण पृथ्वी एज ए मैग्नेट बिहेव कर रही है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के विषय में अभी तक कोई भी संपूर्ण जानकारी हमें नहीं मिली है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान इसमें देने वाले हैं वैज्ञानिक गिलबर्ट। वैज्ञानिक गिलबर्ट ने अपनी डेफिनेशन में क्या बताया? वैज्ञानिक गिलबर्ट कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में एक विशाल चुंबक उपस्थित है और इस काल्पनिक चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वह उत्तर दिशा में और उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा में उपस्थित होता है।
पृथ्वी एक चुंबक की तरह काम कर रही है और यह जो इमेजिनरी मैग्नेट है उसका जो दक्षिणी ध्रुव है हमारे पृथ्वी के लिए उत्तर दिशा में और उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा में उपस्थित होता है। एक डायग्राम भी हमने यहाँ बनाया है। डायग्राम में समझेंगे हमारे पृथ्वी के लिए भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण स्थितियाँ क्या हैं और पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेट उपस्थित है उस मैग्नेट के हिसाब से हमारी दिशाएं क्या रही हैं। तो हमने यहाँ पृथ्वी को प्रदर्शित किया है। यहाँ जोग्राफिकली नॉर्थ और जोग्राफिकली साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को। यहाँ हमने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया है क्योंकि पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह काम करती है, उसमें भी एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल होता है। तो यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को हम कैपिटल MN से प्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ MS प्रदर्शित कर रहे हैं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को। यहाँ ये जो हमने मैग्नेट बनाई है वह हमने अपनी कल्पना से बनाई है, इसीलिए हम इसे काल्पनिक चुंबक कह रहे हैं। तो इसीलिए यह एक चित्र प्रदर्शित किया गया है। यह जो मैग्नेट है वह क्या प्रदर्शित कर रही है, इसका जो उत्तरी ध्रुव है वह इस भौगोलिक उत्तर के साथ कुछ कोण पर झुका होता है। यह जो कोणीय मान होते हैं सभी देशों के लिए अलग अलग होते हैं, यह मान निश्चित नहीं होते हैं। साथ ही पृथ्वी के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो रेंज होती है चुंबकीय क्षेत्र की पृथ्वी के लिए, वह 10⁻⁻5 टेस्ला या लगभग 1 गॉस के बराबर होती है। तो 10⁻⁻5 टेस्ला के ऑर्डर का होता है पृथ्वी के लिए चुंबकीय क्षेत्र। यदि हम किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें 3 कंपोनेंट्स पढ़ने होते हैं, 3 अवयव पढ़ने होते हैं, जिनके टर्म्स में हम किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरीके से प्रदर्शित करके बता सकते हैं। जिनमें पहला पार्ट होता है द्विपात कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। दूसरा होता है नमन कोण, डिप एंगल या फिर नति कोण भी कहते हैं। अधिकतर नमन कोण और नति कोण दोनों ही नामों से जाना जाता है। और इसमें तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बारी बारी से हम तीनों के तीनों टर्म्स को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हम जान लें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौगोलिक यामोत्तर को। भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्रण गति कर रही है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष दिशा में भौगोलिक उत्तर से भौगोलिक दक्षिण से होकर के गुजरता है। पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है यदि उसकी दिशा की बात करें तो वह भौगोलिक उत्तर से भौगोलिक दक्षिण से गुजरता है। यदि देशांतर वृत्त और पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से हम गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल की बात करें तो वही कहलाता है भौगोलिक यामोत्तर। यहाँ पर एक सरल रेखा प्रदर्शित की गई है और यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की काल्पनिक दिशा को प्रदर्शित किया गया है। तो भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है? देशांतर वृत्त और पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल। तो पृथ्वी के लिए देशांतर वृत्त और पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है उस घूर्णन अक्ष से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल है, ऊर्ध्वाधर तल का मतलब है जो खड़ा तल है, वही आपका भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय यामोत्तर। किसी भी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक यदि हम लटकाएं तो आप जानते हैं वह हमेशा एक निश्चित दिशा में साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। वह एक कांस्टेंट डायरेक्शन में ही आकर के रुकता है, फिक्स्ड डायरेक्शन में ही आकर रुकता है। तो ये जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई छड़ चुंबक है, यदि आप चित्र में देखेंगे तो यह एक छड़ चुंबक को प्रदर्शित किया गया है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर यदि यह इस स्थिति में आकर के गुजर रही है तो इस स्थिति में अक्ष से गुजरने वाला जो भी ऊर्ध्वाधर तल है वही चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा। यदि हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें, हम कैसे पता कर सकते हैं कि यह आपके चुंबकीय यामोत्तर को प्रदर्शित कर रहा है? तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, अभी हमने जो पीछे चित्र बना था वहाँ हमने MN और MS लिख करके बताया था। तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसके सापेक्ष जो भी ऊर्ध्वाधर तल यहाँ पर रखा गया है वही आपका चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा। इसके बाद हम अपने फिर से उन तीनों टर्म्स पर पहुँच जाएँ जो आपको पढ़ने हैं। द्विपात कोण, नमन कोण या नति कोण, साथ ही चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो इसमें सबसे पहले बात कर लें द्विपात कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की। द्विपात कोण क्या होता है, यह कैसे बनता है? भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर का मतलब होता है जोग्राफिकल मेरिडियन। तो आप मेरिडियन शब्द को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, यामोत्तर शब्द को इतने अच्छे से नहीं जानते हैं। तो जो जोग्राफिकली मेरिडियन है और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उनके बीच में जो बनने वाला कोण है वही द्विपात कोण कहलाता है।
यदि हम चित्र में समझें तो यहाँ यह पृथ्वी को प्रदर्शित किया गया है एक गोले की मदद से। ये जोग्राफिकली मेरिडियन को रिप्रेजेंट किया है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों के बीच में जो थीटा बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, वही आपका एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन यानी कि द्विघात कोण कहा जाता है। यदि हम एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई की मदद से द्विघात कोण को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक चुंबकीय सुई को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ चुंबकीय सुई के लिए यह आपकी जोग्राफिकली मेरिडियन का वर्क कर रही है, जो कि पृथ्वी के लिए एक निश्चित दिशा में रही होगी। साथ ही इस चुंबकीय सुई के लिए एक मैग्नेटिक मेरिडियन भी यहाँ काम कर रही है। यह आपकी जो दिशा है वह मैग्नेटिक मेरिडियन का काम करती है। अब आपने सबसे पहले पढ़ा कि भौगोलिक मेरिडियन क्या होती है, तो यह जो अक्ष है इस पर यदि हम एक तल खींच करके बताएं तो आप यदि यहाँ इस वाले तल को देखेंगे तो यह एक आयताकार तल यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यदि आप एक कागज इस प्रकार से इस दिशा में खड़ा कर दें, जो कि आपकी दिशा प्रदर्शित कर रहे हैं भौगोलिक उत्तर से भौगोलिक दक्षिण की दिशा में, यदि हम एक दूसरा तल जो कि ऊर्ध्वाधर तल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि चुंबकीय मेरिडियन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आएगा, तो यदि एक कागज का तल हम यहाँ पर भी इन्हें इस दिशा में बना करके बताएं तो आपको ये दोनों तल एक खुली किताब के दोनों पन्नों की तरह लगेंगे। एक पन्ना आपका यह इस दिशा में है और दूसरा पन्ना आपका इस दिशा में है। तो इन दोनों पन्नों के बीच में जो कोण बन रहा है वही आपका द्विघात कोण कहा जाता है, जिसमें से एक तल तो भौगोलिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट करते हैं और जो दूसरा वाला ऊर्ध्वाधर तल है वह मैग्नेटिक मेरिडियन को यानी कि चुंबकीय मेरिडियन को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं के बीच में बनने वाले कोण को द्विघात कोण कहा जाता है। प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला कि द्विघात कोण का मान हम अलग अलग स्थानों पर यदि नाप करके देखेंगे तो अलग अलग ही हमें यह प्राप्त हो रहा होगा, लेकिन द्विघात कोण का मान शून्य कभी नहीं होगा। कभी भी हमारे जोग्राफिकल मेरिडियन और हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे, कभी भी आपस में नहीं मिल रहे होंगे। क्यों नहीं हो सकता है शून्य? क्योंकि भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर यानी कि भौगोलिक यामोत्तर का मतलब है ये वाला अक्ष, ये वाला जो तल है और ये वाला जो तल है वह आपस में कभी भी एक दूसरे से सम्मिलन नहीं करेंगे, आपस में संपाती नहीं होंगे। इसीलिए हमें द्विघात कोण का मान भी कभी भी 0 के बराबर नहीं मिलेगा। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नंबर 2 पर हमें पढ़ना है नमन कोण या फिर नति कोण के नाम से भी इसे जाना जाता है। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? पृथ्वी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज नहीं होती है, बल्कि वह थोड़ा क्षैतिज से अन्य कोण पर झुकी हुई होती है। तो इसीलिए यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई छड़ चुंबक को क्षैतिज अवस्था में आकर के लटकाने की कोशिछ करें तो वह सीधी सीधी क्षैतिज अवस्था में आकर के नहीं रुकती है, बल्कि क्षैतिज से थोड़ा झुका हुआ हमें महसूस होती है। तो जो छड़ चुंबक है वह क्षैतिज दिशा से जितना भी झुकाव कोण प्रदर्शित कर रही है वही उसका नमन कोण कहा जाता है। यहाँ पर हमने एक स्वतंत्रता पूर्वक छड़ चुंबक को लटकाया गया है। छड़ चुंबक सीधे क्षैतिज दिशा में आकर के नहीं रुकती है, बिल्कुल सीधे नहीं रुकती है, बल्कि वह क्षैतिज दिशा से थोड़ा झुकाव प्रदर्शित करती है। तो क्षैतिज दिशा से जितना झुकाव यहाँ उत्पन्न हो रहा है उसी को ही नमन कोण या फिर नति कोण कहा जाता है, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी स्थानों पर नमन कोण के मान के लिए एक रेंज फिक्स होती है कि फाई का मान 0 से शुरू करके 90 अंश तक का मान रख सकता है। सबसे छोटा मान 0 अंश और सबसे बड़ा मान 90 अंश हो सकता है। 0 अंश का मतलब है जब वह क्षैतिज दिशा में आकर के रुक रही है, और क्षैतिज दिशा हमेशा हमें भूमध्य रेखा पर ही प्राप्त होती है। जब हम भूमध्य रेखा पर नमन कोण देख रहे होंगे यानी कि भूमध्य रेखा के पास जाकर के स्वतंत्रता पूर्वक किसी छड़ को लटका रहे होंगे तो उस स्थिति में वह क्षैतिज स्थिति में आकर रुक रही होगी। लेकिन यदि हम ध्रुवों पर जाकर के इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे होंगे तो यह जो छड़ चुंबक है वह थोड़ा झुकाव नहीं बल्कि बिल्कुल सीधी अवस्था में आ गई होगी। जो छड़ चुंबक है वह क्षैतिज की बजाय इस तरीके से लंबवत हो गई होगी। तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान सबसे ज़्यादा 90 अंश के बराबर होता है। ये आपको ध्यान भी रखना है कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 अंश होता है और भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान 0 अंश के बराबर होता है। स्थान पर यदि हमें नति कोण का मापन करना है तो किसी भी स्थान पर नति कोण के मापन के लिए हम नति मापी, जिसे हम इंग्लिश में डिप सर्कल कहते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी मदद से ही हम नति कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही पृथ्वी की अलग अलग स्थानों पर नति कोण का मान अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे कि अभी हमने आपको रेंज बताई
फाई का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्राप्त होता है, जिसमें 2 स्पेशल केस भी आपको बताए गए। यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नती कोण का मान 42 डिग्री मापा गया है। थीटा का मान जो फाई का मान है दिल्ली में वह 42 डिग्री के बराबर होता है। इसमें एक लास्ट पॉइंट और बचता है आपका पार्ट नंबर 3, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है कुल मिलाकर के उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वह क्षैतिज घटक क्या मान रखेगा। पृथ्वी का व्यवहारिक चुंबक के समान है, ये हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व और क्षैतिज घटक भी किए जा सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी सदिश दे रखा है हम उसे 2 भागों में बांट करके बता सकते हैं। पहला ऊर्ध्वाधर घटक होता है, दूसरा क्षैतिज घटक होता है। चुंबकीय क्षेत्र के घटक और नमन कोण का मान यदि हमें ज्ञात है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी हम ज्ञात करके बता सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखा है, यानी कि क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी कॉस फाई, जहाँ फाई प्रदर्शित कर रहे होते हैं नमन कोण या फिर नती कोण को। यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया है, यहाँ इनके क्षैतिज घटक को प्रदर्शित किया है और यह इनके ऊर्ध्वाधर घटक को प्रदर्शित किया है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज और वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब फाई की दिशा में हम ज्ञात करते हैं कॉस लगाते हैं, और जब उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं तो साइन इस्तेमाल करते हैं। तो बी एच के लिए फॉर्मूला होगा बी कॉस फाई और बी वी वर्टिकल कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला होगा बी साइन फाई। यदि हमें वी का मान ज्ञात करके बताना है तो वी के लिए फॉर्मूला हम क्या लगा करके बताएंगे। आपने वी ज्ञात करने के लिए जब हमें ए और बी 2 सदिश दे रखे होते हैं तो आपको हमने एक नियम क्लास 11th में बढ़ाया था। क्लास 11th में जो नियम था वह समांतर विकर्णों वाला जो नियम था, उसके हिसाब से यदि ए और बी हमें दे रखे हैं तो उनका परिणामी सदिश ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब क्योंकि यहाँ थीटा का मान यानी फाई का मान जो है वह 90 अंश के बराबर है और कॉस 90 का मान 0 होता है, इसीलिए वी का मान फॉर्मूला हमें सॉल्व करके मिलेगा वर्गमूल में वी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। साथ ही वहाँ tan फाई का मान ज्ञात करने के लिए इनके बीच में बनने वाले कोण की स्पर्शरेखा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है वी वी बटे वी एच, यानी वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यदि हमें यहाँ से फाई का मान निकालना है तो tan का पक्षांतर उस तरफ करना पड़ेगा, हमें मिलेगा tan इनवर्स वी वी अपॉन वी एच। साथ ही आपके ये तीनों के तीनों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कहे जा रहे हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ने के लिए हमें जो जो एलिमेंट्स पढ़ने की जरूरत थी, तो दिक्पात कोण, नमन कोण या नती कोण, साथ ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपकी बुक में एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 पेज नंबर 186 और 188 पर। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को भी आप पढ़ करके देखेंगे, जो इन्हीं से ही रिलेटेड हैं, जो अभी तक आपको पढ़ाया गया है। बात करें इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चन दे रखे होंगे। दोनों के दोनों ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव का मान यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मान 0.4 गॉस दिया है तथा नती कोण का मान 30 अंश है, यानी कि फाई का मान 30 अंश दिया है। ऊर्ध्वाधर अवयव का मान वर्टिकल कंपोनेंट का मान निकालना है और संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि V का मान भी हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक का मान दिया है और फाई का मान दिया है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan फाई बराबर वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यदि हम यहाँ फाई का मान लगा लें और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मान निकाल लें तो V का मान हम 0.4 की गुणा tan 30 के मान में करने से प्राप्त कर सकते हैं। तो V का मान हमें मिलेगा 0.4 गुणा tan 30 का मान होता है 1/√3। √3 का मान 1.76 होता है। यदि आप इसे हल कर लेंगे तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट का मान मिलेगा 0.23 गॉस। इसी के साथ साथ हमें संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करके बतानी है। तो V के लिए भी हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था वर्गमूल में VH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। VH का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.4 और V का मान अभी हमने निकाला है 0.23। फिर से आप इनकी कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.46 गॉस। और यही क्वेश्चन में आपको करके बताना था, सीधे सीधे फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ आपको अप्लाई करनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
इसी के साथ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि पृथ्वी तल पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, फिर से क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, तथा नतिकोण 60 अंश है, फाई का मान 60 अंश दिया है, तो पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी कि v का मान हमें ज्ञात करके बताना है। फिर से हम वही मेथड लगाएंगे, पहले वर्टिकल कंपोनेंट हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि v निकालने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। tan फाई बराबर होता है वी अपॉन वी एच। यदि हमें यहाँ से वी निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, तो वी एच की गुणा हम tan फाई में कर लेंगे। तो -5 दिया गया है और फाई का मान क्वेश्चन में 60 के बराबर दिया है। tan 60 का मान √3 होता है, तो इसीलिए हमें वर्टिकल कंपोनेंट का मान हल करके मिलेगा 3√3 गुणा 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इनका मात्रक होता है, एक मात्रक गॉस है और दूसरा मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। इसके बाद यदि हमें v का मान ज्ञात करना है तो v के लिए फॉर्मूला है वर्गमूल में VH² प्लस BV²। VH का मान VH की जगह लगा लें और V का मान VV की जगह लगा लें। 3 का वर्ग 9 होगा 10, ऐसे ही 3√3 की घात 2 का मान 27 और -5 की घात 2 को हल करेंगे तो -10। यदि हम इनमें से 10 की घात -10 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा 9 + 27 और 9 + 27 बराबर होगा 36 के। 36 का वर्गमूल 6 और 10 की घात -10 का वर्गमूल -5 के बराबर घात में मिलेगा। तो इसीलिए हमें संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाता है 6 × 10 की घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपके ये 2 रिलेटेड क्वेश्चन भी हो जाते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयवों से रिलेटेड। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें प्रिपेयर भी कर लेंगे। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।